नॉलेज चार चीज पे होता है। एक है कोर, यानी कि बेसिक, जो आप पढ़ रहे हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो या कॉमर्स पढ़ रहे हो या बीए पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो आप, उसकी कोर होती है। दूसरा वाला क्या है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, डिस्कर्सिव। डिस्कर्सिव, ये डिस्कर्सिव का मतलब जानते हो आप? एनीबडी नोज डिस्कर्सिव? नॉलेज की एक वैरायटी होती है, क्या है, किसी को पता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। कोई सारी गा मा पा धा नी सा को क्या बोलते हैं और सानी गा पा मगरे से को क्या बोलते हैं? क्या बोलते क्या है इसको? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वहां से कोई बोल रहा था, मुझे अच्छा सुना। आरोहम और अवरोहम। देखिए वहां से एक सीनियर जन सज्जन ने बोला कि ये आरोहम है और अवरोहम, यानी कि सारिगा व पदनिसा ऊपर चढ़ता है, सानिदा प मगरेसा नीचे आता है। समझ में आया? ये म्यूजिक की एक बेस है, ये कोई बड़ा नॉलेज नहीं है लेकिन बेस है। इसको कहते हैं डिस्कर्सिव इंटेलिजेंस। म्यूजिक के बारे में 5 मिनट अगर आप खड़े रहकर किसी भाषा के ऊपर, किसी भी भाषा पे अगर आप बोल सकते हो तो आपकी डिस्कर्सिव इंटेलिजेंस। कितनी सब्जेक्ट्स की आप डिस्कर्सिव इंटेलिजेंस हो सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। मीन्स आज मैं एक लेवल पे मैं किसी के साथ चैलेंज भी कर सकता हूं कि सब्जेक्ट आपका, आप कोई भी सब्जेक्ट चुनिए जो सब्जेक्ट मैं नहीं जानता हूं और मुझे बोलिए कि 5 मिनट उस सब्जेक्ट के ऊपर बात कीजिएगा, मैं बात कर सकता हूं। मेरी जो डिस्कर्सिव इंटेलिजेंस, हर सब्जेक्ट के बारे में जो थोड़ा थोड़ा नॉलेज है वो एक लेवल तक हाई है। क्या आपके पास है उसी सब्जेक्ट का जिसके बारे में आप जानते हो? ये आपको चेक करना चाहिए। कोर तो है, जो सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं उसमें तो रहना ही पड़ेगा। जो सब्जेक्ट में हम नहीं पढ़ रहे हैं उसके बारे में 5 मिनट की कोई इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। उसको डिस्कर्सिव इंटेलिजेंस कहते हैं। समझ में आया आपको डिस्कर्सिव इंटेलिजेंस? जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में आप बढ़ जाइए। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में अगर आप बोलोगे कि भाई कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी बॉलीवुड इंडस्ट्री, कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी, कितनी करोड़ की इंडस्ट्री होगी, कितनी करोड़ की इंडस्ट्री होगी? मिलियन, बिलियन? अपनी जूते की इंडस्ट्री से भी छोटी है। 7,400 करोड़ की इंडस्ट्री है और जूते की इंडस्ट्री जो है वो 8,900 करोड़ की इंडस्ट्री है। जो साबुन आप घर में धोते हो ना, वो इंडस्ट्री 9,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसके ऊपर आपकी अटेंशन बहुत ज्यादा है वो सबसे छोटी इंडस्ट्री है, उसमें पलटने वालों की संख्या कम है। लेकिन जूते की इंडस्ट्री, कपड़े की इंडस्ट्री, सोप की इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री जिसमें बैठे हुए आप, ये सब लाखों करोड़ों, ये 1,75,000 करोड़ की इंडस्ट्री है और उसमें से 74%, दैट इज 74% ऑफ रेवेन्यू from that 1,75,000 crore comes from the rural market like Bikaner. It doesn't come from the senior, that metro cities. डिस्कर्सिव इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। बहुत और एक छोटी सी चीज बात करते हैं। रेलवे में कितने लोग ट्रैवल करते हैं इंडिया में? कितने प्रतिशत लोग रेलवे में ट्रैवल करते हैं? ट्रेन में सफर करने वालों की परसेंटेज, हाँ बताइए, कुछ भी गलत सही की बात मत कीजिएगा, कोई भी बता दीजिएगा। 95%। और कोई? 70%। अबो 60%। बड़ा सेफली बता रहे हो आप, ठीक अबो 60%, ठीक है। और कोई? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 80%। आप हैरान हो जाओगे, इसको ही डिस्कर्सिव इंटेलिजेंस कहते हैं। मात्र 12.5%। सुरेश प्रभु ने हाल ही में उसको 25% कैसे बनाने का बाय 2025 उसकी योजना बनाई है। योजना इंडियन रेलवे कोशिश कर रही है कि उस 12.5% को 25% तक 2025 तक तब्दील कैसे करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या फाउंडेशंस लगाने पड़ेंगे, इसके ऊपर एक योजना बनानी है। अब देखिएगा हमारी परसेप्शन और रियलिटी में कितना बड़ा डिफरेंस है। आप सोच रहे हो 90%, 80%, जो भी है,
तो आपके अनुसार से आपने सोचा, क्योंकि आपने जो देखा है उसके ऊपर से किया, या आपने सफर किया है और आपने गाड़ी में बहुत गर्दी देखा इसलिए आप उस परसेंटेज पे आ गए, राइट? लेकिन इतना चलेगा नहीं, आपको थोड़ा सा उसके अंदर डाइव करना पड़ेगा, स्विम करना पड़ेगा उस इंडस्ट्री के अंदर, थोड़ी सी नॉलेज लेने के लिए, और उसी को डिस्कर्सिव इंटेलिजेंस कहते हैं। म्यूजिक रहो, रेलवेज रहो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस रहो, फिल्म रहो और कुछ भी रहो, किसी भी चीज के बारे में बेसिक जानकारी हमारे पास रहना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एटीट्यूड को बदलने के लिए। कोर तो रहेगा ही, कोर तो हमारी कॉलेज हमको सिखा रही है और वो वहां पे भी रहेगी, और कोर में भी ऐसा नहीं कि हम 40% पास करके चले जाए। बहुत सारे लोगों की एटीट्यूड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी होगी, लेकिन आप एक छोटी सी डिफरेंस देखिएगा। कोई यहाँ पे पानी पूरी को क्या बोलते हैं? यहाँ पे पानी पूरी बोलते हैं, गोलगप्पा बोलते हैं। अच्छा ठीक है, गोलगप्पा आप लोग खाते हो? मैं पूछना चाहता हूं आप कैसे खाते हो? मुंह खोल के खाएंगे और फिर लेकिन मुंह खोल के खाते हैं, मुझे और कोई रास्ता नहीं है उस पर डिपेंड। हाँ बताइए। हाँ तो 6-7 कितना, वो 6 होने के बाद क्या करते हो आप? उसको पूछते पापड़ी देना, मैं नहीं देता है, फिर भी कुछ फ्री मांगते हो उससे? पापड़ी फ्री होती, और भी कुछ मांगते हो उसके पास? पानी फ्री मांगते हो, मिस पानी भी फ्री मांगते हो, यानी कि 10 रुपए की पानी पूरी के लिए उसकी इतनी निचोड़ लेते हो आप लोग, पानी दो, पापड़ी दो, थोड़ा सा यार तीखा लग रहा है, थोड़ा सा आलू दे दो, यानी कि 10 रुपए में हम सब चीज पूछ लेते हैं। मुझे नहीं मालूम इस कॉलेज में आपकी फीस क्या है, क्योंकि ये संस्थान बहुत नोबल इंस्टीट्यूशन है, मैं नहीं जानता हूँ, ये लोग कोई प्रॉफिट पे कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन जो भी पैसे आप इंस्टीट्यूशंस को देते हैं एक पढ़ाई करने के लिए, उस इंस्टीट्यूशन में एब्सेंट रहकर अगर कोई मॉल में जाकर आप फिल्म देखते हो तो सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। जितनी पानी पूरी वाले को निचोड़ते हो, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, इनको पूछे बिना कि इनकी प्रोफेसर्स को भी आप निचोड़ना शुरू कीजिएगा, इतनी निचोड़िएगा। सर इसका क्या जवाब है, ये कैसा चलेगा? वो जेम्स साहब को तो बोलने का मौका ही नहीं देना चाहिए, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको बोलने का मौका मत देना। उनको तो पढ़ाई में इतना लगा दो ताकि वो मेरे साथ कॉम्पीट नहीं करे, वो मेरे साथ कॉम्पीट करेंगे तो फिर मेरी क्या होगी? ठीक है, तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि जब मैं कहीं पर भी आता हूं ना, मैं यहाँ पे आया हूं, मैं अभी ना ये सांप की तरफ देखूंगा भी नहीं, ये मेरे को इशारा भी करेंगे ना बंद करो, मैं नहीं बंद करूंगा। मुझे जब लगता है कि मैं बंद करना चाहिए तब मैं बंद करूंगा, ये एटीट्यूड है मेरा। जब मैं कहीं पर भी आता हूं तो उसका पूरा फायदा होना चाहिए, आप कहीं पर भी जाते हो तो उसका पूरा फायदा होना चाहिए। अगर 3 साल इस कॉलेज में है तो 3 साल का सुबह शाम रात इस कॉलेज, उस पढ़ाई, उसके परिवर्तन, उसके अंदर से हमारी ग्रोथ, हम आगे क्या करेंगे इसके बारे में एक सोच रखना चाहिए। इसीलिए इस प्रेजेंटेशन को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि 4 साल की मेहनत और 40 साल की खुशहाल जिंदगी। इफ यू जस्ट डू 4 years of hard work, it becomes a 40 years of a great life for yourself, and that's must। अगर आज हम लोग इस स्थिति पे, या ये सारे लोग अपनी अपनी स्थिति में इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनकी 4 साल बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है, और आप सब लोग उतने लकी हो, आपके घर में सब कुछ है। हमारे घर में 1 प्लेट होता था, 2 लोग को खाना पड़ता था। आज अपनी अपनी रूम्स है, अपनी अपनी टीवीज है, अपने अपने मोबाइल्स है, सब कुछ ये पीढ़ी आपको देने के लिए कोशिश कर रहा है। उसकी इज्जत करना सीखिएगा, क्योंकि उसकी इज्जत आपके लिए बहुत बड़ा बुनियाद क्रिएट करके जाए, बहुत बड़ा बुनियाद क्रिएट करके जाए। मैं एक पर्सनल चीज यहां पे शेयर करना चाहता हूं अगले स्लाइड जाने के पहले। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी घड़ियां पहनते हैं, मेरे कलीग्स भी बहुत अच्छी घड़ियां पहनते हैं,
किसी के पास 3 लाख की घड़ी होती है, किसी के पास 1 लाख की घड़ी होती है, किसी के पास 25,000 की होती है। मेरे पास आज भी 95 रुपए की घड़ी है और समय आज अभी भी 11:10 ही हो गया, घड़ी नहीं है। ये घड़ी शायद मैंने अपनी एसएससी के टाइम पे खरीदा था और आज भी उसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस घड़ी को देखकर अगर कोई मुझसे दोस्ती करेगा तो वो दोस्ती मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों, मैं उसको भी इंटू कर देता हूं। मैं कुछ शहरों में जाता हूँ ना, खासतौर पे मेरे जो कलीग निर्मल भटनागर साहब है वो इंदौर में रहते हैं, तो कभी कभी मैं इंदौर चला जाता हूँ। कई बार इंदौर जाने का मौका भी मिलती है क्योंकि भास्कर वहाँ पे बड़े पैमाने पे है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे जाने का जब मौका मिलता है तो वहाँ पे बच्चे लोग आपस में बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर, एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ बात करता है, तेरे पापा करते क्या है? बोले फलाना फलाना। ठीक है, कैसे आती हो स्कूल? बोले बस में। बस में आती हो? यानी कि बस में आती हो, ये एक बहुत बड़ा, बाप रे, बस में आती हो? नहीं नहीं, मैं तो बस का फीस भर देती हूँ लेकिन गाड़ी और ड्राइवर आके मुझे छोड़ता है। ये सोच है, ये एक सोच है, ठीक है। अच्छा फिर कहाँ रहती हो? मैं फलाना फलाना विजयनगर में रहता हूँ। विजयनगर में रहती हूँ? क्यों भाई, इसमें कमी क्या है? मैं तो यहाँ रहती हूँ, जो भी जगह है यहाँ रहती हूँ। अच्छा, मैं भी अपने पापा को बोलूंगी वहां घर लेंगे। वहां घर लेना इतना आसान नहीं है, 3-3.5 करोड़ का होता है वो। ये 8वीं क्लास की बच्चों की आपस की बात है। अगर ऐसी पीढ़ियों को अगर हम तैयार करेंगे, मुझे नहीं मालूम आगे जाके क्या होगा। मैं आपसे, क्योंकि आप लोग उस कस्प में खड़े हो, 3 साल बाद यहां से निकल के 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद आप तो 2 लाइन में जा सकते हो, किसी के साथ शादी करके एक अच्छी जगह पे, या दूसरा एक अच्छी नौकरी पे। जहां पर भी आप जाओगे, ये दोनों जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी की एरिया है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की एरिया है, क्योंकि इस जगह पे आपको अपनी फैमिली को संभालना पड़ेगा, क्योंकि आप कमा के उस पैसे को लेके आके अपने घर पे दोगे, पहली बात। और इस जगह पे जाओगे तो भी फैमिली को संभालना पड़ेगा, वो हस्बैंड की फैमिली हो जाएगी, इतनी बात है, ठीक है। लेकिन दोनों जगह में आपकी उम्र वाले लोग जो खड़े हैं आज की उम्र में, आपके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया है। आप जब एक नई पीढ़ी को तैयार करोगे और उसको यहां से निकालोगे इसी तरह से जिस तरह से आप लोग निकल रहे हो, कोशिश ये करना उन्हें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में से बाहर निकालो और वैल्यू रिलीज करने की कोशिश करना, क्योंकि वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपसे एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ इसको, किसी के पास कोई 2 ब्रदर्स सिस्टर्स कोई है? कोई है? 2 लोग, ठीक है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास ब्रदर सिस्टर कोई है? हाँ, तो आपके पापा आप लोगों के लिए चॉकलेट लाते हैं तो कैसे लाते हैं? मार्केट से लाते हैं, और कहाँ से लाएंगे? थोड़ी कैडबरी से इंडिया से लाएंगे, मार्केट से लाएंगे। तो आपके भाई, आपके पास भाई है कि बहन है? भाई की बहन भी है, तो चॉकलेट सबके लिए लाते हैं या सिर्फ एक के लिए लाते हैं? सबके लिए लाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम मार्केट जाते हैं और 1/4 डजन चॉकलेट खरीद के तीनों बच्चों को बांटते हैं। मैं अपनी कहानी सुनाता हूं, बैठ जाइए। मेरे यहाँ मैसूर पाक बनता था, बहुत सब हमारी गरीबी में वही हमारे लिए सबसे बड़ी स्वीट थी, और एक मिलता था, 2 नहीं, एक मिलता था। मेरी मम्मी बोलती थी बहन के साथ शेयर करके खाओ। अब उसके तोड़ने में यार कभी कभी गलती भी होती है, अब कभी जबरदस्ती भी गलती होती है, तो बराबर नहीं टूटा तो वो चिल्लाएगी, मम्मी भैया ने नहीं दिया, कम दिया, चोरी कर रहा है। अब इसमें क्या चोरी होता है यार, लेकिन चोरी कर रहा है। फिर उसके बाद मम्मी आके मुझे मारेगी, फिर मेरी भी पोर्शन निकालकर उसको दे देगी। तो इसीलिए वो चीज को अवॉइड करने के लिए मैं बराबर 50-50 स्केल रखकर माप के देता था उसको, ठीक है। अब ये शुरू हुआ, अब मैं बड़ा हुआ, मैं कॉलेज गया, वो छोटी थी, वो एक लेवल पे आई, 11-12 साल बनी, उसको बोलती थी अब ये मैसूर पाक लो, भाई आते तक उसको बांट के खाओ। अब मेरे आते तक उसको रुकना पड़ता था, बांट के खाना पड़ता था, कि क्या तोड़ा उसने मुझे नहीं मालूम। ये क्या हुआ मालूम है, ये जो बेकार, आप समझ सकते हो ये बेकार है, लेकिन ये एक शेयरिंग टेंडेंसी को क्रिएट करता है।
आपकी बॉन्डिंग को क्रिएट करता है, आपके अंदर जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और आज के पेरेंट्स इत्तेफाक से अपने पास टाइम ना होने की वजह से दुकान में जाकर ये कहते हैं 3 कैडबरीज देंगे, और आकर घर में क्या बोलते हैं मालूम है? तीनों बच्चों को देते हैं और बोले झगड़ा नहीं करना, आप इसमें खा लेंगे। उस झगड़े को संभालने की ताकत हम में कम हो गई है, क्योंकि हम हमारी एनर्जी को और कहीं स्पेंड कर रहे हैं। ये जो पेरेंटिंग मेथोडोलॉजी है ये बहुत रॉन्ग है। अगर हमने ये गलती की है हमारी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, मैं आपसे विनती करता हूं कि जब आप हमारे पोजीशन में पहुंचोगे, थोड़ी सी टाइम बच्चों के साथ बिताने की कोशिश करना, भाई बहन के साथ बिताने की कोशिश करना, ताकि बॉन्डिंग और रिलेशनशिप स्ट्रांग हो और वो मटेरियल बेस्ड ना बने, बिल्कुल मटेरियल बेस्ड ना बने।